अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डेथ नोट एक जापानीज एनिमे है जो साल 2006 में रिलीज हुआ था। इसकी कहानी शुरू होती है शिनिगामीज की दुनिया से। यहाँ मौत के देवता रहते हैं। आप इन्हें यमराज से कंपेयर कर सकते हैं, पर यह कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि शिनिगामी कई रूप में यमराज से अलग भी हैं। पहली बात तो ये कि शिनिगामी बस एक नहीं होता, बल्कि शिनिगामी होम में कई मौत के देवता रहते हैं। ये एक अलग डायमेंशन की दुनिया है जो पोर्टल के जरिए पृथ्वी से जुड़ी होती है। खैर, एक दिन यहाँ र्यूक नाम के एक मौत के देवता यानी शिनिगामी से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसके हाथ से एक डेथ नोट नीचे गिर जाती है। ये एक नोटबुक है जिसमें शिनिगामी धरती पर मौजूद लोगों के नाम लिखते हैं, जिससे उनकी मौत होती है। अब र्यूक को डेथ नोट वापस हासिल करने के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। हालांकि हमें जल्द ही पता चल जाता है कि र्यूक ने जानबूझकर ये गलती की थी। वो शिनिगामी होम में रहते हुए बोर हो गया था और उसे अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहिए था। धरती पर 17 साल का एक लड़का इस नोटबुक को उठा लेता है। इसका नाम है लाइट यगामी और वो काफी जीनियस है। वो डेथ नोट पर लिखी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। फर्स्ट, इस नोटबुक में जिस इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मारा जाएगा। सेकंड, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जा रहा है, लिखने वाले के दिमाग में उस इंसान का चेहरा और नाम दोनों होने चाहिए। वजह साफ है, दुनिया में एक नाम के कई लोग रहते हैं। ऐसे में सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं होगा। आप किसको मारना चाहते हैं, इस बात की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड, नोटबुक में नाम लिखने के बाद 40 सेकंड के अंदर मौत की वजह भी लिखी जानी चाहिए। फोर्थ, मौत किस तरह से हो इसके बारे में अगर लिखा नहीं गया तो मौत हार्ट अटैक से होगी। फिफ्थ, अगर आपने नाम के साथ मौत की वजह लिख दी तो उसके बाद अगले 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर मौत का तरीका भी डिटेल में लिखना होगा। लाइट इस किताब को टेस्ट करने के लिए सड़क पर मौजूद कुछ बदमाशों का नाम इसमें लिख देता है और वो फौरन ही मारे जाते हैं। हालांकि फिर भी लाइट इसकी सच्चाई को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाता और इसे अब भी सीरियसली नहीं लेता। लाइट जब घर पहुंचता है तो यहाँ उससे मिलने आता है र्यूक। लाइट उसे देखकर डर जाता है, मगर बहुत जल्द ही वो खुद पर काबू भी कर लेता है। इतना तो साफ है कि लाइट ना सिर्फ एक जीनियस है बल्कि बहादुर भी है। र्यूक उसे डेथ नोट से जुड़े रूल्स के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि क्योंकि डेथ नोट र्यूक के हाथों से गिर गई थी और लाइट ने इसे उठा लिया, तो अब इसका मालिक भी लाइट है। अब डेथ नोट के 3 बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। पहला, अगर ये डेथ नोट लाइट किसी दूसरे शख्स को दे देता है तो इससे जुड़ी सारी यादें लाइट के दिमाग से मिट जाएंगी, जैसे ये नोटबुक उसे कभी मिली ही ना हो। दूसरा, र्यूक को सिर्फ लाइट ही देख या सुन सकता है। तीसरा, जो लोग भी डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मरने के बाद ना तो स्वर्ग मिलता है ना ही नर्क। वो कहीं बीच में भटकते रहते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। खैर, कुछ वक्त बाद लाइट न्यूज में देखता है कि एक आदमी ने 8 लोगों को बंदी बनाया हुआ है। न्यूज के जरिए ही लाइट को उसका नाम पता चलता है और वो इस नाम को अपनी डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड के अंदर ये इंसान हार्ट अटैक से मारा जाता है। इसके साथ ही शुरू होता है लाइट का अंधकार से भरा सफर। धीरे धीरे लाइट और भी क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिखने लगता है। उसे लगता है कि वो दुनिया को जुर्म से आजाद कर देगा। ना रहेंगे क्रिमिनल्स और ना होगा क्राइम। हम बचपन से सुनते आए हैं कि गुनाह से नफरत करो, गुनाह करने वाले से नहीं, पर लाइट ऐसा नहीं मानता। जापानीज एक्सेंट के साथ अगर किलर कहा जाए तो वो कुछ कुछ कीरा जैसा सुनाई देता है। लोग इस अनजान कातिल को कीरा कहकर पुकारने लगते हैं और लाइट को भी ये नाम पसंद आता है। कीरा बहुत जल्द ही इंटरपोल की नजर में आ जाता है। इंटरपोल के हिसाब से कीरा को गिरफ्तार करना जरूरी था। अथॉरिटीज को लगता है कि दुनिया के अपने नियम कानून हैं। जुर्म करने वाले के लिए सिस्टम एक सजा तय करता है।
ऐसे में अगर कोई खुद क्रिमिनल्स को मार रहा है तो ऐसा करना जुर्म हुआ। कीरा तक पहुंचने की जिम्मेदारी एल नाम के एक डिटेक्टिव को सौंपी जाती है। एल एक जीनियस है। उसने दुनिया भर के कई मुश्किल केसेस को सॉल्व किया है। इंटरपोल को एल के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। एल को ये बात डिकोड करने में टाइम नहीं लगता कि कीरा के पास अपने विक्टिम्स के नाम और चेहरे से जुड़ी जानकारी होती है। कीरा सिर्फ इसी का इस्तेमाल करते हुए कत्ल करता है। एल के पास एक प्लान है। वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए लाइट उर्फ कीरा के साथ एक माइंड गेम खेलता है। इसमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है और इसका नाम भी बताया जाता है। असल में इस कैदी को मौत की सजा सुनाई गई है, इसीलिए एल उसकी जिंदगी के साथ रिस्क लेता है। वीडियो में कहा जाता है कि ये फुटेज दुनिया भर में दिखाई जा रही है, जबकि ये सच नहीं होता। एल के प्लान के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा और कीरा को चैलेंज किया जाएगा। अगर कीरा ने रिएक्ट किया और कैदी मारा गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस एरिया में दिखाई गई फुटेज की वजह से कीरा का रिएक्शन आया है। लाइट इस टेलीकास्ट को देखकर ईगो में आ जाता है और इस कैदी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। इस इंसान की भी बाकी क्रिमिनल्स की तरह हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। साथ ही एल को कीरा की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। इंटरपोल एक एंटी कीरा टास्क फोर्स बनाता है जिसकी बागडोर एल के हाथों में होती है। कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि लाइट के पिता सोइचिरो यागामी खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं और उन्हें भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। एक दिन लाइट एल के लिए काम करने वाले रे पेनबर नाम के एक एजेंट का भी कत्ल कर देता है। इसके बाद लाइट की मुलाकात रे की मंगेतर से होती है। उसका नाम नेओमी है और वो FBI के लिए काम कर चुकी है। वो कीरा से जुड़ी जानकारी जुटा रही है ताकि उससे बदला ले सके। साथ ही हमें इस बात का भी एहसास होता है कि डेथ नोट की कहानी काफी अलग है। लाइट नाओमी को अपनी सच्चाई बता देता है और फिर डेथ नोट में उसका नाम लिखता है। शो का ये सीन हमें ये दिखाता है कि लाइट कितना खतरनाक है। नाओमी को चुपचाप घर जाना है और खुद को फांसी पर चढ़ा लेना है। नाओमी सब कुछ जानते हुए भी लाइट का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और डेथ नोट में लिखी बात को ही फॉलो करती है। ये काफी हार्ट ब्रेकिंग सीन है। वक्त बीतता रहता है। लाइट अब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, वो कॉलेज जाने लगा है। वो एल का असली नाम जानने के लिए एंटी कीरा टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है ताकि डेथ नोट में एल का नाम लिखकर उसे मार सके। वैसे एल को लाइट पर शक है। वो अक्सर बातचीत के जरिए लाइट के साथ माइंड गेम्स खेलता रहता है। इन दोनों के बीच चलने वाले माइंड गेम्स ही हैं जो इस एनिमे को मजेदार बनाते हैं। इनफैक्ट शो में एक सीन होता है जब लाइट और एल एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलते हैं और उस दौरान भी इनके बीच माइंड गेम्स चलते रहते हैं। लाइट की परेशानी और बढ़ जाती है जब उसे एक दूसरे कीरा के बारे में पता चलता है। ये मीसा अमाने नाम की एक लड़की है और उसके पास भी एक डेथ नोट आ गई है। जैसे लाइट के साथ र्यूक रहता है वैसे ही मीसा के आसपास भी एक शिनिगामी होता है। उसका नाम है रेम। मीसा की ताकतें लाइट से ज्यादा हैं क्योंकि उसने रेम से शिनिगामी आइज ले ली हैं। अगर आपके पास शिनिगामी आइज हैं तो आपको लोगों के चेहरे के साथ साथ उनका नाम भी दिखाई देगा और सामने वाले इंसान की कितनी जिंदगी बची है ये भी। ऐसे में आप अपनी डेथ नोट का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, पर इसके बदले आपको अपनी आधी जिंदगी उस शिनिगामी को देनी पड़ेगी जो आपके साथ है। मीसा एक सेलिब्रिटी है। उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया था और कीरा यानी लाइट ने उन क्रिमिनल्स को मार डाला। इस वजह से मीसा के दिल में कीरा के लिए काफी रिस्पेक्ट है। बल्कि हम समझ सकते हैं कि कीरा के लिए मीसा की फीलिंग्स बेहद स्ट्रांग हैं। वो लाइट की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जानती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मीसा का एटीट्यूड लाइट से अलग है। वो लाइट की तरह हर काम सोच समझ कर नहीं करती, बल्कि आपको लगेगा कि जैसे एक बच्ची के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आ गई है। मीसा के लापरवाह बर्ताव की वजह से लाइट और मीसा से जुड़ी कुछ जानकारियां इंटरपोल की नजर में आ जाती हैं।
एल को लाइट पर तो पहले से ही शक था, पर उसे इस बात पर भी यकीन होने लगा है कि मीसा सेकंड कीरा है। आखिरकार मीसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे इंटेरोगेट किया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब वो और टॉर्चर नहीं सह पाएगी और सारा सच उगल देगी। इस सिचुएशन में लाइट अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और मीसा के शिनिगामी के साथ मिलकर एक प्लान रचता है। शिनिगामी रेम मीसा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी डेथ नोट त्याग दे। ऐसा करने से वो उससे जुड़ी सारी बातें भूल जाएगी। मीसा ये नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वो लाइट को भी भूल जाएगी। रेम कहता है, तुम लाइट को नहीं भूलोगी, तुम्हें बस ये याद नहीं रहेगा कि लाइट ही कीरा है। आप ये समझ सकते हैं कि मीसा इस हालत में भी लाइट के लिए अपनी फीलिंग्स को अहमियत दे रही है। ओफो, सच अ स्वीट एंड स्टूपिड गर्ल। खैर, मीसा डेथ नोट पर अपना मालिकाना हक त्याग देती है। लाइट र्यूक को अपनी डेथ नोट में 2 नए रूल्स लिखने के लिए कहता है। ये रूल्स सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। पहला, जो इंसान भी इस डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है उसे हर 13 दिन में कम से कम एक बार इसमें किसी का नाम लिखना होगा। ऐसा ना करने पर डेथ नोट का मालिक मर जाएगा। दूसरा, अगर इस डेथ नोट को फाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है तो जितने भी लोगों ने इसे आज तक छुआ होगा वो सारे मर जाएंगे। र्यूक से ये नकली रूल्स लिखवाने के बाद लाइट अपनी डेथ नोट त्याग देता है और रेम को इसकी ओनरशिप के लिए एक तीसरा शख्स ढूंढने के लिए कहता है। शर्त बस ये है कि जिस भी नए इंसान को डेथ नोट दी जाए वो बेहद सेल्फिश होना चाहिए, कोई ऐसा जो अपने पर्सनल फायदे के लिए डेथ नोट का यूज करे। लाइट रेम को कहता है कि जिसके हाथ में भी ये डेथ नोट जाएगी उसे कहा जाए कि वो कीरा की तरह क्रिमिनल्स का नाम इसमें लिखता रहे। इसके अलावा वो अपनी मर्जी से भी डेथ नोट का इस्तेमाल कर सकता है। अब लाइट मीसा की डेथ नोट कहीं छुपा देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, हालांकि वो किसी तरह का कन्फेशन नहीं करता। लाइट और मीसा के जहन से डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट चुकी हैं। मीसा से कितनी भी पूछताछ की जाए वो सच नहीं बता पाएगी क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं। बाहर की दुनिया में अब भी कीरा स्टाइल में किलिंग्स जारी हैं। एल के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे मीसा और लाइट को रिहा करना पड़ता है। वैसे एल ने मीसा को अब भी सर्वेलेंस में रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नया कीरा कौन है। इसका नाम है क्योसुके हिगुची। ये एक बिजनेसमैन है और योत्सुबा कॉरपोरेशन का हिस्सा है। डेथ नोट मिलने के बाद क्योसुके अपनी कंपनी के 8 लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाता है जिसे योत्सुबा ग्रुप कहा जाता है। ये लोग हर हफ्ते मिलकर तय करते हैं कि इस बार किस बिजनेस राइवल को मारा जाए। इन कत्लों से योत्सुबा कॉरपोरेशन को काफी फायदा पहुंचता है, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ बैठे 8 मेंबर्स पहले से ज्यादा अमीर हो रहे हैं। वैसे इन्हें ये नहीं पता कि ग्रुप में कीरा कौन है। इतना कंफर्म है कि 8 में से कोई भी कीरा हो सकता है। इस बीच लाइट, मीसा और एल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लाइट और मीसा को याद नहीं है कि वो कभी खुद कीरा थे। ये तीनों एंटी कीरा टास्क फोर्स में मिलकर योत्सुबा ग्रुप की असलियत पता लगा लेते हैं और क्योसुके को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेथ नोट सामने आ चुकी है और लाइट और मीसा जैसे ही इसे छूते हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। लाइट को ये भी याद आता है कि उसने डेथ नोट से एक कागज फाड़कर अपने पास रख लिया था। लाइट ने पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई थी। वो इस कागज पर क्योसुके का नाम लिखकर उसे मार देता है। ऐसा करते ही लाइट फिर से डेथ नोट का मालिक बन गया है। इसके बाद लाइट रेम को मैनिपुलेट करता है। उसकी प्लानिंग ही ऐसी थी जिससे मीसा फिर से शक के घेरे में आ जाए। सो मीसा की जान बचाने के लिए रेम को डेथ नोट में एल का नाम लिखना पड़ता है। इसके साथ ही रेम खुद भी मारा जाता है क्योंकि शिनिगामी किसी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसा करना रूल्स के खिलाफ था। रेम एक शिनिगामी होते हुए भी मीसा से प्यार करने लगा था और उसने मीसा को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। खैर, इसके ठीक बाद ही एल भी मारा जाता है।
मगर मरने से पहले उसे पता चलता है कि लाइट ही कीरा था। एंटी कीरा टास्क फोर्स एल की मौत की खबर को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। पुलिस लाइट को एल की पोजीशन और उसका नाम दे देती है, यानी जो एल की मौत का जिम्मेदार था वो खुद ही अब एल की कुर्सी पर बैठा है। इसके साथ ही डेथ नोट के पार्ट 1 की कहानी पूरी हो जाती है और सेकंड पार्ट की कहानी शुरू होती है एल की मौत के 4 साल बाद। हम 2 नए किरदारों से मिलते हैं, नियर यानी एन और मेलो। ये भी उसी अनाथालय में पले बड़े हैं जिसमें एल की परवरिश हुई थी। इनकी चाल ढाल और तौर तरीका एल जैसा ही है। ये एल की जगह लेने के लिए तैयार हैं। नियर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने लगता है और अमेरिकन एजेंसीज को एल की मौत की खबर भी देता है। अमेरिका कीरा को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बनाती है जिसका नाम होता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा यानी SPK। इस टास्क फोर्स की पूरी जिम्मेदारी नियर को सौंप दी जाती है और वो इसका हेड बन जाता है। वहीं मेलो जुर्म के दलदल में जा चुका है। वो एक माफिया बॉस है और डेथ नोट हासिल करना चाहता है जो अब सोइचिरो यागामी के पास है। सोइचिरो इस डेथ नोट के रखवाले हैं, मालिक नहीं। मेलो डेथ नोट पाने के लिए जापान और अमेरिका की नेशनल पुलिस एजेंसीज के हेड्स और सोइचिरो की बेटी सायू को किडनैप कर लेता है। एक अच्छी प्लानिंग के तहत मेलो डेथ नोट पाने में कामयाब हो जाता है। वहीं डेथ नोट वापस पाने के लिए लाइट को नियर और US गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये एजेंसीज मेलो की लोकेशन पता लगा लेती हैं और इन्हें डेथ नोट भी मिल जाती है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान लाइट के पिता यानी सोइचिरो की जान चली जाती है। एल की तरह नियर को भी लाइट पर शक होने लगता है। उसे लग रहा है कि लाइट ही कीरा है। वो एल की मौत से जुड़े हालात पर सवाल उठाता है। वो 13 डे रूल को भी खारिज कर देता है, यानी डेथ नोट में लिखा वो नकली रूल जो कहता है कि हर 13 दिन में इस पर एक नाम लिखा जाना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो डेथ नोट का मालिक मर जाएगा। आपको याद होगा कि लाइट ने शिनिगामी से ये रूल इसलिए लिखवाया था ताकि वो एल को कंफ्यूज कर सके। तब लाइट जेल में था और उसने डेथ नोट पर कई हफ्तों तक कुछ नहीं लिखा। इसके बाद भी वो सही सलामत रहा। नियर को इस रूल की सच्चाई पर शक है। कीरा इन्वेस्टिगेशन टीम में फूट पड़ जाती है। आइजवा नाम के एक डिटेक्टिव के साथ कई डिटेक्टिव्स को नियर की बातों में दम लग रहा है। उन्हें याद आता है कि एल को भी लाइट पर कितना शक था और सिर्फ इस 13 डे रूल की वजह से ही ये शक खत्म हुआ था। उन्हें लगता है कि अगर ये रूल ही नकली है तो हो सकता है लाइट ही कीरा हो। इसके बाद आइजवा नियर की टीम ज्वाइन कर लेता है। लाइट खुद पर मंडरा रहे शक के बादल हटाने के लिए एक नई चाल चलता है। वो कीरा के लाखों फैंस में से एक को कीरा की जगह लेने के लिए चुनता है। इसका नाम है टेरू मिकामी और ये कीरा को भगवान समझता है। कीरा की तारीफ पाने के लिए मिकामी कुछ भी कर सकता है। मिकामी कीरा के सपोर्टर्स में से एक कियोमी टकाडा को बतौर स्पोक्सपर्सन हायर कर लेता है। बेसिकली इस दुनिया में लोग जानते हैं कि कीरा एक कातिल है, मगर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। कियोमी टकाडा लाइट की पुरानी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। बाकी दुनिया की तरह कियोमी को भी नहीं पता कि लाइट ही कीरा है। इन्वेस्टिगेशन के बहाने लाइट कियोमी से मिलने लगता है। इनकी मीटिंग्स के दौरान कमरे में हमेशा माइक लगे होते हैं ताकि इनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड की जा सके। लाइट मिकामी तक अपनी इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने के लिए इन मीटिंग्स का इस्तेमाल करता है। वो मौका देखकर कियोमी को बता देता है कि वही असली कीरा है। ये दोनों एक दूसरे से लिख लिख कर बातें करते हैं। कियोमी पहले से ही कीरा की फैन थी और वो लाइट की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। वो इस बात से खुश है कि लाइट ही असली कीरा है। वो उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाती है। लाइट की बात मानते हुए वो डेथ नोट के कुछ पन्ने अपने साथ रखने लगती है ताकि वो खुद भी क्रिमिनल्स को मार सके। वहीं मेलो ने हर जगह नजर रखी हुई है। उसे पता चल जाता है कि कियोमी लाइट की करीबी है। वो उसे किडनैप कर लेता है। हालांकि कियोमी मौके का फायदा उठाकर लाइट और मिकामी दोनों को ही कॉल करती है। ये दोनों ही कियोमी की मदद नहीं करते। लाइट अपने पास मौजूद डेथ नोट के कागज पर कियोमी का नाम लिख देता है।
वहीं मिकामी ने अपनी डेथ नोट एक जगह छुपा कर रखी थी। वो लोकेशन पर जाता है और अपनी डेथ नोट पर कियोमी का नाम लिखता है। मिकामी को नहीं पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है और एल की टीम को उसकी डेथ नोट की जगह पता चल जाती है। अब इस डेथ नोट को एक फेक डेथ नोट से बदला जा चुका है। खैर, कियोमी अब भी मेलो के कब्जे में है। वो अपने पास मौजूद डेथ नोट के कागज का इस्तेमाल करती है और इस पर मेलो का नाम लिख देती है। मेलो मर जाता है, मगर इसके फौरन बाद कियोमी खुद को और अपने आसपास की चीजों में आग लगा देती है। जैसा लाइट चाहता था, यहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं बचा है जो लाइट को कीरा से कनेक्ट कर सके। नियर और कीरा इन्वेस्टिगेशन टीम एक वेयर हाउस में मिलती है। इन्हें पता होता है कि यहाँ मिकामी जरूर आएगा। ऐसा ही होता है। मिकामी इस वेयर हाउस में पहुंचता है और अपनी फेक डेथ नोट पर सबके नाम लिखने लगता है। वो सिर्फ लाइट का नाम नहीं लिखता। उसे फौरन ही घेर लिया जाता है और साफ जाहिर है कि मिकामी ने लाइट का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिकामी और लाइट मिलकर काम कर रहे हैं। लाइट ने अपनी घड़ी में डेथ नोट का एक कागज छुपा रखा है। वो इसे यूज करने की कोशिश करता है, मगर तब तक उसके हाथ में गोली मार दी जाती है। उस पर जो फायर कर रहे हैं ये कभी लाइट के वफादार थे। उन्हें नहीं पता था कि लाइट ही कीरा है। लाइट बेबस है, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वो नियर से कहता है कि वो दुनिया को जुर्म से आजाद करना चाहता है। उसका विजन कितना सही है, मगर नियर ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि हर किसी को जीने का अधिकार है और हमें किसी को मारकर भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बीच मिकामी एक पेन को अपने सीने में उतार लेता है, बेसिकली खुदकुशी कर लेता है। लाइट सबका नाम पुकार रहा है, मगर उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आखिरकार वो र्यूक से कहता है कि यहाँ मौजूद सारे लोगों के नाम अपनी डेथ नोट में लिख दे। र्यूक ऐसा करने से मना कर देता है। उसका कहना है कि वो न्यूट्रल है। फिर वो डेथ नोट पर लाइट का नाम लिखता है। र्यूक ने पहले एपिसोड में ही कहा था कि एक दिन डेथ नोट पर मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, और यही होता है। लाइट मौत की कगार पर है। उसे याद आता है कि उसने किस तरह से एल को धोखा दिया था। वो भी मरने से पहले कितना बेबस था। खत्म हो जाती है डेथ नोट की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने डेथ नोट देखा नहीं है और अभी तक सिर्फ ये वीडियो देखा है, तो प्लीज इस एपिक पीस ऑफ एंटरटेनमेंट को मिस मत करिए और जरूर देखिए डेथ नोट या फिर बाकी जापानीज एनिमे। उनकी कहानियां भी काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।